इकोनॉमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके अंदर कोई भी थियरी करंट कुछ भी डेवलपमेंट हो, घूम फिर के वो कुछ सिलेक्टेड पिलर्स के अंदर ही चर्चा पूरी हो जाती है। फर्स्ट पिलर इज बैंकिंग फाइनेंस, सेकंड इज बजट, थर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके साथ वर्ल्ड ट्रेड और सारी चीजें। फोर्थ विल बी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, पांचवा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वायरमेंट, रेल बजट भी उसके अंदर आ जाएगा। एंड सिक्स विल बी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और उसके अंदर पॉवर्टी और उनको ऊपर लाने के लिए क्या क्या स्कीम चल रही है और सारी बातें। इसके साथ साथ सातवां पिलर आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आप खुद से देख लेंगे एनसीईआरटी क्लास 12। ये हर साल नियमित रूप से पूछ नहीं रहे, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। हम जो पढ़ने वाले हैं ये 1 से लेके 6 तक। अब पिछले साल मैंने जो पढ़ाया था, पिछले साल की पूरी लेक्चर सीरीज अपने youtube.com/user दम मृणाल पटेल पे मौजूद है। तो जितनी भी थियरी थी सारी मैं वहां पे पढ़ा चुका हूँ। इस साल जो 2016 की मेरी लेक्चर सीरीज है, इट विल बी फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1 एंड 2 प्लस बजट प्लस सिलेक्टेड करंट एंड कंटेम्पररी टॉपिक्स और कुछ सिलेक्टेड रिपोर्ट्स। उसके आगे पीछे अपनी बात चलेगी। थियरी पूरी पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हाँ सिलेक्टेड टॉपिक्स पर मुझे लगेगा तो मैं थोड़ा रिवीजन करा दूंगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए इन सभी लेक्चर्स का महत्तम फायदा आपने उठाना है। तो लेक्चर में आने से पहले पुराने वाले थियरी के वीडियो देख के आओ। लेक्चर जब खत्म हो जाए तो तुरंत इकोनॉमी के जो सर्वे के मैंने चैप्टर पढ़ा है वो आप सिलेक्टेड देख लो। पैरेलल अपने आप से आप इंग्लिश न्यूज़पेपर देखते रहे, पर्टिकुलरली द हिंदू नहीं मिलता है तो इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया ईयर बुक देखो, एनसीईआरटी 10, 11, 12 और जहां जहां जो टर्म अपने को समझना है आप गूगल भी कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया पूरे पावर पॉइंट वगैरह अपलोड कर दिए हैं। हम सीधा जंप मारेंगे, थियरी नहीं पढ़ेंगे, सीधा बजट इकोनॉमिक सर्वे पे आएंगे। 2016 और उसका महीना था फरवरी में एक चीज आती है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे आप देखिए 2016 साल है और सर्वे में क्या लिखा है 2015-16, क्योंकि जो सर्वे है, सर्वे किसका होगा, जो घटना पहले बन चुकी है उसका डेटा कंपाइल करके कुछ वो देंगे। तो हमेशा इस साल के सर्वे की बात कर रहा हूं, मतलब कि वो पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। ओके, अब ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर 2 वॉल्यूम होता है, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम। सेकंड वॉल्यूम के अंदर वो पास्ट ऑब्जर्वेशन देगा कि पिछले साल अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना हुआ, अपने पॉवर्टी के अंदर ये राज्य के अंदर ये समस्या थी, अपना एमएमआर आईएमआर के अंदर ये टॉप 5 है, बॉटम 5 एंड सो ऑन। मतलब पुराने सालों का ऑब्जर्वेशन होगा वॉल्यूम 2 के अंदर। और आगे हमने क्या करना चाहिए, कैसे ये जो खड्डे में गया है उसे हम ऊपर लेके आए, वो सारे फ्यूचर सजेशन होंगे वॉल्यूम 1 के अंदर। तो ये होगा अपना इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे आने के थोड़े दिन बाद आएगा बजट। ठीक, अब आप देखिए बजट, यूनियन बजट होगा तो वो बोलेंगे 2016-17। ठीक, किसी भी पॉइंट पर हम बोले कि इकोनॉमिक सर्वे तो पिछले साल की बात, बजट तो मतलब नेक्स्ट ईयर की बात, नेक्स्ट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर। तो मतलब कि यहां पर भी चर्चा ये होगी कि अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक हमने क्या करना है। और साथ साथ यहाँ बजट में भी पुराना डेटा हमको मिल जाएगा कि पिछले साल हमने इस योजना में इतने करोड़ आवंटित किए थे या हमको टैक्स रेवेन्यू में इतनी आवक हुई, ये XYZ। अब ये दोनों के बीच लिंक क्या होता है बजट और इकोनॉमिक सर्वे में। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे और उसका है वॉल्यूम 1, वहां पर उसने सजेशन दिए होंगे, ठीक, कि ये हमने करना चाहिए। और बजट आएगा वहां वो फ्यूचर प्लान देगा। तो ये जो सजेशन दिए हैं उसमें से कुछ सजेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे और यहाँ वो डालेंगे। वो कौन कौन से एक्सेप्ट करके डालते हैं हम एक एक करके जब लेक्चर पढ़ेंगे देखते रहेंगे। सभी नहीं, केवल कुछ सिलेक्टेड सजेशन ही वो यहाँ पर डालेंगे। वाई? क्योंकि बहुत सारी वो ऐसी चीजें बोलते हैं जो वोट बैंक पॉलिटिक्स के हिसाब से सही नहीं रहती। ठीक, हमने समझ लिया कि ये सर्वे क्या है, बजट क्या है। अब ये इकोनॉमिक सर्वे और उसके दोनों वॉल्यूम, उसके सभी चैप्टर्स का एक जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 मतलब पुरानी वो ऑब्जर्वेशन की चर्चा करेगा। यहाँ पर कुल मिला के 9 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर होगा वो ओवरव्यू टाइप का, कि बाकी चैप्टर नंबर 2 से लेके 9 तक क्या हमने बातें करी हैं वो एक एक बड़े बड़े पैराग्राफ में वो ओवरव्यू दे देगा। उसके अलावा अपने को पिछले साल जीडीपी में ये हुआ, एम्प्लॉयमेंट में फॉर्मल सेक्टर में इतना है, इनफॉर्मल में इतना है, लोन क्रेडिट इतना गया, ये वो उस प्रकार की मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स भी ये अपने को पहले चैप्टर से मिल जाएंगे, दैट इज स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड ओवरव्यू। फिर है दूसरा चैप्टर, वहां पे बात होगी पब्लिक फाइनेंस की। तो फास्ट वो बताएगा कि पिछले साल के बजट में ये प्रावधान थे, उस हिसाब से अपने रेवेन्यू कलेक्शन इतना हुआ, प्लान एक्सपेंडिचर इतना हुआ, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इतना हुआ, वगैरह वगैरह। अब ऑब्जर्वेशन में उसने बोला है कि रेवेन्यू कलेक्शन अपना मात्रा में थोड़ा बढ़ा है, टैक्स डेवोल्यूशन भी बढ़ा है। टैक्स डेवोल्यूशन मतलब केंद्र सरकार अपने टैक्सेस में से थोड़ा पैसा नीचे देगी राज्य सरकारों को, किसके रेकमेंडेशन पे,
14th फाइनेंस कमीशन। अब 14th फाइनेंस कमीशन ने ज्यादा शेयर देने को बोला था, तो हाँ टैक्स डेवोल्यूशन वो बढ़ा है। सब्सिडी का खर्चा कम हुआ है। कम होने के क्या कारण, एक तो पेट्रोल डीजल का प्राइस डीरेगुलेट कर दिया, आप वो डीबीटी जेम ट्रिनिटी लेके आए तो उसके चलते थोड़ा लीकेज कम हो गया एंड सो ऑन। लेकिन अब आगे अगले साल में 7th पे कमीशन, उसके तहत कुछ पैसा देना होगा, 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम, उसके तहत कुछ पैसा देना होगा, तो अपने पब्लिक फाइनेंस पे थोड़ा स्ट्रेस बढ़ेगा। ऐसा इस चैप्टर में मोटी मोटी बातें की गई है। तीसरा चैप्टर मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। मॉनेटरी मैनेजमेंट आप समझते हो क्या, आरबीआई जो अपनी पॉलिसी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स इस्तेमाल करती है पता। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन आप समझते हो 2 टाइप के होते हैं, बैंक एंड नॉन बैंक एंड सो ऑन, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर पिछले साल क्या हुआ उसका पूरा वो चित्र हमें देगा कि हाँ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कुछ इस तरह से रही थी, राइट, और उसके अंदर से अपने M1 M0 इस प्रकार के मनी सप्लाई बना। लेकिन जो राजन भाई ने जितनी गति से रेपो रेट को कम किया, उस गति से बैंक वालों ने अपने लोन रेट कम नहीं किए। इन अदर वर्ड्स, इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और ऐसा क्यों हुआ उसकी विस्तृत चर्चा उसने की है, और वो अब खत्म करने के लिए उसकी दवाई कैसे करोगे वो आगे बात करता है। उसके अलावा क्रेडिट ग्रोथ भी पहले से कम हुआ है, मतलब पिछले साल जितना पैसा लोन में घुमाया था उसके तुलना में हम चले तो अभी उतनी गति से और नहीं बढ़ रहा है वो। और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के नाम पे गोल्ड पेंशन इंश्योरेंस में कौन कौन सी पिछले साल सरकार ने स्कीमें लागू की थी, उसमें क्या अच्छा बुरा हुआ, उसकी बातें यहाँ पर आई। 4th चैप्टर विल बी एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, वहां पर आपको पता होगा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ये अपना टॉप 5 एक्सपोर्ट था, ये अपने टॉप 5 इंपोर्ट थे, अपना सबसे ज्यादा ट्रेड रिलेशन इस देश के साथ हुआ एंड सो ऑन। तो मतलब अलग अलग वो कंपोनेंट्स पे चर्चा करेगा, आंकड़े दिखाएगा। अपनी करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुई है और एक्सपोर्ट भी कम हुए हैं और वगैरह। 5वां चैप्टर है प्राइस एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। तो सर्वे ने अपना फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दिया है, महंगाई पहले से कम हुई है, लेकिन ये अल नीनो के चलते अपने 2 सालों से ठीक से बारिश नहीं हो रही है, इसके चलते एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन पहले से कम हो रहा है। और जब जब अल नीनो होता है मतलब भारत के अंदर मानसून कम होगा। अल नीनो के बाद इवेंट होती है, उसे बोलते हैं ला नीना, तो उसके चलते वापस मानसून बढ़िया रहता है। अब ऐसा जरूरी भी नहीं कि हर एक बार अल नीनो हो तो इमीडिएटली ला नीना होगा, कुछ सालों में ऐसा नहीं हुआ, बट इस साल ये होगा। अब ये ला नीना कितनी तीव्र मात्रा में होगा, उस हिसाब से अपना मानसून आएगा, उस हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कुछ बनेगा, ऐसा सर्वे बोलता है। चैप्टर नंबर 6 इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर मेक इन इंडिया, स्टार्टअप कंपनी, लेबर रिफॉर्म, उसमें क्या क्या सुधार हमने किए हैं, क्या क्या अच्छा बुरा हो रहा है, सर्वे ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ये स्मार्ट सिटी, अमरूद और रूरल वगैरह में क्या चल रहा है। 7 चैप्टर इस सर्विस सेक्टर। सर्वे बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारी नौकरियां नई जनरेट हो रही हैं और सबसे ज्यादा एफडीआई इसी क्षेत्र को मिल रहा है। और यहाँ पर इंडिविजुअल सेक्टर बोले तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, मीडिया है, रियल एस्टेट है, वहां पर क्या अच्छा बुरा हो रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन दी है। चैप्टर 8 इज क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि एनर्जी प्रोडक्शन का थर्मल से इतना आता है, न्यूक्लियर से इतना, रिन्यूएबल से इतना एंड सो ऑन, असेंडिंग डिसेंडिंग। फिर पेरिस समिट के अंदर क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नए क्या हैं, और उन दोनों को लागू करने के लिए भारत को ढेर सारा पैसा चाहिए होगा, उसके ऑब्जर्वेशन दिए। 9वां चैप्टर है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हर साल जो होता है कि स्कूल के अंदर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, आज से रिपोर्ट जो होता है कि 5वीं कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा की किताबें नहीं पढ़ पाते। एम्प्लॉयमेंट के नाम पे सरकार ने कौन कौन सी नए रिफॉर्म्स लिए, लेबर रिफॉर्म्स क्या हो रहे हैं, गरीबी, एचडीआई रिलेटेड डेटा, और इन सब में आगे लड़ना है तो हमने सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करना होगा, और उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मतलब सर्वे उसका वॉल्यूम 2 वहां पर पास के ऑब्जर्वेशन रहते हैं, ठीक, 1 से लेकर 9 चैप्टर हैं। अब आप वो लीनियर पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 तो दिमाग में बैठेगा नहीं, उसे अच्छी तरह से आपने बड़ा चित्र अपने दिमाग में फिट करना है तो अपने पिलर के हिसाब से चलिए। बैंकिंग फाइनेंस में ये चैप्टर लगेगा, बजट में ये, बीओपी, सेक्टर्स, इंफ्रा, एचआरडी। अब कौन से पिलर में कौन सा चैप्टर जाएगा, चैप्टर नंबर, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, लेकिन अपने दिमाग में बैठे इसलिए हम इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 1 वो हर एक जगह पे आएगा क्योंकि वो एक प्रकार से ओवरव्यू दे रहा है, ठीक। तो इकोनॉमिक सर्वे उसके वॉल्यूम 2 के अंदर क्या बड़ा चीज है वो हमने देखा। एक एक करके सारे चैप्टर हम अपनी लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। अब आएगा वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 में बात होगी कि फ्यूचर हमने सुधार लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इकोनॉमिक सर्वे का वॉल्यूम 1, वहां पर कुल मिला के 11 चैप्टर हैं।
यहाँ पर भी फर्स्ट चैप्टर ओवरव्यू टाइप का होगा कि बाकी चैप्टर नंबर 2 से लेके 11 के अंदर हमने क्या क्या बातें की, उसका मोटा मोटा चित्र इस प्रकार से है। फिर सर्वे ने बोला है कि एक ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, वो क्या है आज के लेक्चर में देखेंगे। दूसरे और भी मैक्रो जीडीपी प्रॉब्लम अलग अलग लेक्चर में हम बात करेंगे। सेकंड चैप्टर इज द चक्रव्यूह चैलेंज इन इंडियन इकोनॉमी। चक्रव्यूह मतलब आप एक बार घुस सकते हो लेकिन बाहर नहीं आ सकते। तो भारत के अंदर भी कंपनियां तो शुरू हो सकती है लेकिन वो फिर एग्जिट नहीं हो पाती, और अगर वो एग्जिट नहीं करेगी तो वहां पर जो लैंड लेबर कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है वो दूसरी एफिशिएंट फर्म में जा नहीं पाएगा, तो लंबे समय में इकोनॉमी को वो नुकसान करता है। और उसकी क्या दवाई कर सकते हैं वो सारी बातें वो आज हम करेंगे। चैप्टर 3 स्प्रेडिंग जेम अक्रॉस इंडियन इकोनॉमी। जेम यू आर अवेयर, जनधन, आधार, मोबाइल, ठीक, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो वो एक तो एलपीजी पहल स्कीम के रूप में शुरू किया गया और वहां पर अच्छे परिणाम भी मिले। सर्वे ये बोलता है कि हम उससे सबक लेके फर्टिलाइजर सेल में भी यही करना चाहिए, मतलब कि किसान के अकाउंट में पैसा जमा कर दिया जाए और वो जाके लेटर से कि हर साल जैसे 12 सिलेंडर खरीद सकते हो 12 बोरियां खरीद सके या ऐसा कुछ कर। फर्टिलाइजर के लिए जेम ट्रिनिटी अच्छा है, लेकिन केरोसिन या फूड उसकी कोई स्कीम चलानी हो तो उसके लिए ये जेम स्प्रेडिंग वो बढ़िया नहीं रहेगा। उसके लिए सर्वे बोलता है कि बापू पीओएस एक्सप्लोर करना चाहिए, मतलब बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड फिजिकल अपडेट सिस्टम। यानी कि आप जाओ किराने की या राशन की दुकान पे अंगूठा मारो, आप वैलिड हो गए, और फिर आपको जो भी 1 बोरी 2 बोरी आपको गेहूं चावल देना है या जितने लीटर केरोसिन देना है वो इस प्रकार से मिले। कैसा बजट और उसका सब टॉपिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाएगा, उसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फोर्थ चैप्टर इज एग्रीकल्चर। वहां पे वो बोलता है मोर फ्रॉम लेस, मतलब लेस इनपुट से मोर प्रोडक्शन हम कैसे करें। लेस इनपुट के हिसाब पानी कम कैसे यूज कर सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन लगाओ। फिर अलग अलग जो सीड फर्टिलाइजर का यूज है वहां पर कुछ और इम्प्रूवमेंट लाएं, उसकी मदद से हम और बड़ा इम्प्रूवमेंट करें। उसकी वो ढेर सारी बात वहां पर करता है कि अगर पल्स कल्टीवेशन उसे इम्प्रूव करना है तो एमएसपी सिस्टम को हमने ठीक करना होगा, और फिर एग्रीकल्चर का पूरा किसानों को भी उसका फायदा मिले उसके लिए नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट होना चाहिए। सिंगल नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में आराम से खरीद बेच हो पाए। फिफ्थ, मदर एंड चाइल्ड। सर्वे बोलता है कि अर्ली लाइफ इंटरवेंशन, पहले जन्म के पहले 1000 दिनों के अंदर बहुत हमने वहां पर फोकस करना चाहिए। और ज्यादा आप एक बात करेंगे कि ओपन डिफिकेशन को बंद करो। अगर खुले में लोग शौच में जाएंगे तो बच्चों को उससे समस्या होती है डायरिया, और अगर बच्चे को डायरिया तो वो जितना भी अच्छा खाना खा ले वो उसका उतना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो मतलब कि वो हमेशा एक माल न्यूरिश कमजोर बच्चा होगा, और अगर वो कमजोर होगा तो उसकी मेंटल कॉग्निटिव कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं, और फिर वो बड़ा होके सीसेट या कैट क्लियर नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स, अगर हमने ये यहाँ पर अर्ली लाइफ इंटरवेंशन नहीं किया तो वो हमको जो डेमोग्राफिक डिविडेंड तो हाथ में आएगा लेकिन वो कमजोर टाइप का होगा, जो कि उसे कोई अच्छा स्किल हम ट्रेनिंग दे दिया तो भी वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। देयरफॉर ये जरूरी है कि इनका वहां पर ख्याल रखा जाए। छठा चैप्टर है बाउंटीज फॉर द वेल ऑफ, कि गरीबों के लिए तो सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, लेकिन ये अपर मिडिल क्लास रिच पीपल वो भी उसका बहुत सारा फायदा ले जा रहे हैं। करीब 1 लाख करोड़ रुपए तो ऐसे ही सब्सिडी में इन लोगों को जा रहे हैं जो कि नहीं मिलने चाहिए। तो सर्वे वहां पर हमको कुछ दवाइयां बताए, फॉर एग्जाम्पल की एलपीजी सिलेंडर हमको पता है 12 सिलेंडरों के लिए मिल रहा है, तो सर्वे बोलता है 12 नहीं केवल 10 सिलेंडरों तक वो दो। उसी प्रकार पब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग स्कीम, वहां पर जो ज्यादा टैक्स के फायदे हो रहे हैं वो कम करने चाहिए। रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर भी उन पे ज्यादा कुछ पैसा लिया जाए, मिडिल क्लास एंड रिच पीपल, ऐसा कुछ दवाई करना चाहिए। ऐसा करने पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए हमारे बच जाएंगे और वो जिनको सही में जरूरत है उनको हम दे सकते हैं। 7th चैप्टर इज फिजिकल कैपेसिटी फॉर द 21st सेंचुरी। फिजिकल कैपेसिटी मतलब सरकार की कितनी क्षमता है रेवेन्यू बटोरने की। सर्वे ये बोलता है डेमोक्रेसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट, स्टेट एंड द सिटीजन्स। दोनों की वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिम्मेदारियां हैं। स्टेट की जवाबदारी क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, एसेंशियल पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करो। सामने सिटीजन की क्या जवाबदारी है? एक तो कि आप वोटिंग देने जाओ, टैक्स भरो, और दूसरी जो भी अपनी सिविक ड्यूटी है। तो सर्वे ये बोलता है कि जितनी अपनी आबादी वोटिंग एज में है उसके केवल 4% लोग ही टैक्स भर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स की बात, जबकि नॉर्वे, स्वीडन वगैरह में 99-100% ये है, मतलब जितने लोग वोट करते हैं उतने ही लोग टैक्स भी भरते हैं। और वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना बढ़िया है हमको पता है।
तो भारत में भी ऐसा कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि हम अभी स्वीडन या नॉर्वे जितने भी डेवलप नहीं हुए, लेकिन अपनी टक्कर के जो पैरेलल देश है मैक्सिको, ब्राजील वगैरह, वहां पर ये जो वोटिंग वर्सेस टैक्स वाले जो परसेंटेज निकल वो अपने से बढ़िया है, तो हमको उतने तक पहुंचने की तो जरूरत है। तो वो कैसे करे, टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ाए, सरकार अपनी लेजिटिमेसी बढ़ाने के लिए सर्विस डिलीवरी क्यों इंप्रूव करे वगैरह बात यहाँ पर हो रही है। जब बजट वाले पिलर पे आएंगे तो डिटेल में ये चैप्टर देखेंगे। 8वां चैप्टर है फॉरेन ट्रेड रिलेटेड की प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। हाँ, फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट भारत ने कई देशों और रीजनल ब्लॉक के साथ किए हैं और भारत को फायदा भी हुआ है, लेकिन सामने वाली पार्टी को भारत से ज्यादा फायदा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, अगर अपना एक्सपोर्ट इतना बड़ा हो तो सामने वाले का एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया, तो वो ना हो, हमको भी उतना ज्यादा फायदा मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए। साथ ही साथ ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ट्रांस एटलांटिक पार्टनरशिप, ये जो चल रहा है, ऐसे मेगा रीजनल अग्रीमेंट से अपने को क्या खतरा है और क्या कर सकते हैं, उसकी कुछ बातें यहाँ पर। 8वां चैप्टर। 9th चैप्टर इज फर्टिलाइजर सेक्टर। आपको भी पता है कि यूरिया का जरूरत से ज्यादा यूज हो रहा है, उससे कैसे सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है, एनवायरमेंट को क्या नुकसान हो, बहुत सारी बातें। सर्वे और भी उसमें एक्सप्लोर करता है कि यूरिया सब्सिडी को न्यूसेंस हमें कैसे परेशान कर रहा है और उसकी क्या क्या हम दवाइयां कर सकते हैं। ये और भी बोलता है कि जैसे सिलेंडर में कैप है 12 सिलेंडर, उससे घटा के 10 कर दो, ऐसे यहाँ पर भी कुछ कैप लगाने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर वाले पिलर में जाएंगे तो इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। 10वां चैप्टर है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडिया लेबर मार्केट। भारत के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यस, लेकिन उसको अगर बेहतरीन तरीके से निकालना है तो हमने ज्यादा फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां खड़ी करनी पड़ेगी। ये चाय और भजिए की लारी लेके घूमे या कुछ छोटा मोटा काम कर ले, उससे तो डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप नहीं होगा। तो उसके लिए हमने क्या करना चाहिए, अलग अलग लीगल रिफॉर्म्स बताए हैं। सेकंड, वो बोलता है टेक्सटाइल गारमेंट इंडस्ट्री ने छोटे शहरों की तरफ मूव करना चाहिए। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो फर्म का एक्सपेंडिचर कम होगा और दूसरा कि छोटे गांव शहरों के अंदर जो महिलाएं हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, और उनको रोजगार मिलेगा तो लेबर अपना एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव होगा, जीडीपी इंप्रूव होगा, अच्छी अच्छी बातें वो हम देखेंगे। और मेक इन इंडिया की जो बात है और लोग क्रिटिसाइज करते हैं ये तो भारत में नहीं हो सकता वगैरह, तो सर्वे बोलता है इवन लो टेक मैन्युफैक्चरिंग अगर कर सके तो वो भी बढ़िया है। आज की तारीख में चीन के अंदर आईफोन बनता है, लेकिन जब उन्होंने शुरू किया था तो वो आईफोन नहीं बना रहे, वो केवल फोन के ईयरफोन और चार्जर वहीं से शुरू किया था। तो धीरे धीरे प्रगति होती है और हम भी करेंगे ऐसी यहाँ पर बातें। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अपना पिलर नंबर 4 है, वहां डिटेल में ये चैप्टर हम देखेंगे। और 11th चैप्टर इज पावरिंग वन इंडिया, कि जैसे एग्रीकल्चर में वन मार्केट होना चाहिए, मतलब अलग अलग राज्यों में आराम से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रेडिंग हो सके, सेम वे इलेक्ट्रिसिटी में भी होना चाहिए अलग अलग राज्यों के बीच। सेकंड, आपको पता है डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, कि अमीर आदमी तो 10%, 20-30, जितना अमीर होगा उतना ज्यादा टैक्स देगा, और वो पैसा जन कल्याण के लिए हम यूज करते हैं। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि मतलब जितना मिडिल क्लास या अमीर आदमी हो उस पे लाइट का बिल ज्यादा आए, और उस पैसे से हम ये दीनदयाल ग्राम ज्योति और दूसरी अलग अलग योजना चला के गरीबों के घर में रोशनी लाए, ऐसा कुछ करते हैं। ये सारे सजेशन। वापस आते हैं अपने जो 6 पिलर थे, बैंकिंग, फाइनेंस, बजट, बीओपी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रा एंड एचआरडी। तो वॉल्यूम 2 के चैप्टर कहाँ पे फिट होंगे वो लिस्ट आ गया, वॉल्यूम 1 के कहाँ पे फिट होंगे वो लिस्ट मैंने अपडेट कर दिया। और यहाँ पर भी चैप्टर 1 तो हर एक जगह पे घूमता रहेगा, और हर एक पिलर जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में वो चैप्टर कवर करेंगे। अब सवाल कि ये सर आप सब कुछ पढ़ाने वाले हो तो क्या हमने खुद से सर्वे पढ़ने की कोई जरूरत है? आई वुड रेकमेंड, हाँ पढ़ने की जरूरत है। indiabudget.nic.in वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वो 1 2 3 4 करके नहीं पढ़ना है, इस सीक्वेंस में पढ़ो तो ज्यादा लाभ होगा। अब क्यों पढ़ना है? पहला कारण, सर्वे के हर एक चैप्टर की शुरुआत में होगा इंट्रोडक्शन, इटैलिक फॉन्ट में दिया होगा, और लास्ट बुलेट होगा कंक्लूजन। वो दोनों तो पढ़ने ही चाहिए। मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो पेडेस्ट्रियन क्वालिटी लैंग्वेज, लेमैन लैंग्वेज में आसानी से आपको पढ़ा दिया, लेकिन आपने मेंस में जवाब लिखना है, ऐसे कुछ लिखना है, आइडिया बहुत सारे हो लेकिन उनको कंप्रेस करके बेहतरीन रूप से स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिमिटेड टाइम में लिखना है। तो वो कैसे लिखें, आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी सारी बातें वो कैसे 1 या 2 पैराग्राफ में ही समराइज कर देता है। तो वो आप पढ़िए, और जैसे ही मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया तो आप घर जाके वही चैप्टर पढ़ो ताकि तुरंत दिमाग में बैठ जाए। सेकंड, सर्वे के अंदर बहुत सारा डेटा होता है और वो आपको अपने राज्य के बारे में वहां से पता चल जाएगा कि गुजरात के अंदर एम्प्लॉयमेंट कितना है, फॉर्मल जॉब इतने हैं, या इरिगेशन इतना, IMR, MMR वगैरह। तो इंटरव्यू के लिए वो आपको काम में आएंगे पूरे आंकड़े। देन बहुत सारे टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ दिए जाते हैं, उसके नीचे फुटनोट में वो डेफिनेशन, फॉर्मूला वगैरह देंगे। तो हाँ, वो अपने को प्रीलिम में कहीं पे परेशान कर सकते हैं।
एंड लास्ट रीजन, अगर आप हिंदी गुजराती में सोच रहे हैं कि मैं मुख्य परीक्षा दूं, देन यू विल रिक्वायर टर्मिनोलॉजी। एनपीए तो उसका हिंदी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट उसका क्या होता है, राइट। तो इस वेबसाइट पे इंग्लिश और हिंदी दोनों एडिशन आप डाउनलोड कर लो और फिर पढ़ो इंग्लिश पहले दिमाग में बैठाने के लिए, और जहां जहां टर्म तो वही चैप्टर आप हिंदी वाले एडिशन में देख लो, पीडीएफ फाइल इजीली आपको सारी टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी। ठीक, फरवरी 2016 पहले सर्वे आया, सर्वे के अंदर वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 में क्या था हमने देख लिया। अभी आते हैं बजट। बजट मतलब अगले साल के लिए 2016-17। तो इस साल की ये जो बजट है अपना, वहां जेटली ने बोला भारत को ट्रांसफॉर्म करना है, 9 पिलर्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। पहला पिलर की फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, सेकंड फिजिकल डिसिप्लिन, टैक्स रिफॉर्म, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, एग्रीकल्चर में किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे बाय द ईयर 2022, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे खासकर इस तरह से कि नौकरियां और बड़ी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बातें, राइट। और पैरेलल हम रेल बजट भी वहां पर कंबाइन करके देख लेंगे, सोशल सेक्टर और हेल्थ केयर और उसके लिए अलग अलग स्कीम्स, और लास्टली एजुकेशन, स्किल, जॉब, उसके लिए क्या क्या करोगे। तो ये कुल मिला के 9 पिलर हैं। इनको भी अलग से नहीं पढ़ेंगे, हम मर्ज कर देंगे अपने जो 6 पिलर हैं, बैंक, बजट, बीओपी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रा एंड एचआरडी। तो मतलब वॉल्यूम 2 करेंगे यस, वॉल्यूम 1 करेंगे यस, और बजट भी करेंगे यस। और सर्वे दोनों ही वॉल्यूम के चैप्टर 1 वो हर एक थोड़ा थोड़ा हर एक जगह पे बटा हुआ है। उसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो वो भी आएंगे। हाँ, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की आप बात करोगे, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर, तो वहाँ फूड सिक्योरिटी चाहिए और तो वो सारी बातें। इंफ्रास्ट्रक्चर तो पैरेलल एनवायरमेंट की बात होगी, वहां पर आएंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आएगा ही, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पर आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात। तो वो सारे थोड़े करंट कंटेम्पररी इश्यू भी यहाँ पर डाल के इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो मैंने ये शुरुआत में आपको एक ओवरव्यू दिया कि मैं इस साल की जो लेक्चर सीरीज है वहां पर मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। और आज हम शुरू करेंगे पहला पिलर बैंकिंग फाइनेंस, और उसके अंदर भी सिर्फ बैंकिंग से हम चालू करेंगे। ठीक, अब बैंकिंग सेक्टर, मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बोला थियरी पढ़ के आना। तो थियरी में क्या पढ़ा दिया है मैंने पिछले साल, वीडियो नंबर L1 P2 से लेके P9 में। सबसे पहले तो ये एवोल्यूशन ऑफ मनी। सबसे पहले पैसा नहीं था तो क्या था, बार्टर सिस्टम, मांडवाल पद्धति, साटा पद्धति। उसकी क्या खामियां थे, सबसे बड़ी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो वो उसके और भी अच्छे बुरे क्या आयाम थे। उसके बाद पैसों का इवोल्यूशन हुआ, राइट। तो पैसों का प्राइमरी और डेरिवेटिव फंक्शन क्या है, ये डिविजिबिलिटी और फंजिबिलिटी क्या है। फिर धीरे धीरे जो एवोल्यूशन होता है तो कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, पेपर मनी, राइट, फिएट मनी, बैंक मनी, वर्चुअल मनी, ये चीजें क्या है। तो आप बिटकॉइन वाले लेक्चर और पावर पॉइंट देख लेना, आपको ये दिमाग में आ जाएगा। सेकंड विल बी मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। तो सबसे पहले कि ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स, राइट। फिर मनी सप्लाई मेजर कैसे करोगे, M1 से लेके M0 से लेके M4 तक। ये LAF, MSF क्या है, क्वालिटेटिव में LTV, क्रेडिट रेशनिंग, PSL, ये सारी चीजें पढ़ा ली हैं और आप देख लेना थियरी में। थर्ड पिलर विल बी इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, कि सबसे पहले अंग्रेज लोग आते हैं और 3 प्रांतों के अंदर वो अपने प्रोविंशियल बैंक बनाते हैं, प्रेसिडेंसी बैंक्स, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, वो तीनों फिट हो गए। फिर क्या बनता है, इंपीरियल बैंक, वो आगे चल के क्या बनता है, SBI। उसके पैरेलल अपने कुछ देसी बैंक भी चल रहे थे, लेकिन ये पूरा सिस्टम खड्डे में जाने लगा तो एक RBI बनती है। फिर आजादी के बाद नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, लेकिन फिर वो सिस्टम खड्डे में जाती है तो नरसिम्हन कमेटी 1 बनी, कमेटी 2 बनी, उसके हिसाब से प्राइवेट बैंक को लाइसेंस दिए गए, राइट। लेटेस्ट राउंड था जब अपना बंधन एंड IDFC, इन दोनों को दिया गया। उसके आगे कुछ और भी हुआ, स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक, वो अभी हम फ्यूचर वाले लेक्चर में बात करेंगे। तो एक तो ये हुआ इवोल्यूशन। सेकंड विल बी क्लासिफिकेशन की बैंक, तो उसमें कमर्शियल, कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर NBFC, उसके अलग अलग, तो वो आप देख लेना। देन देयर विल बी फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि गरीबों को भी आराम से लोन मिल जाए, बैंक का खाता खुल जाए, इंश्योरेंस और वो सारी सुविधाएं मिले। उसके लिए सरकार क्या क्या स्कीम चला रही है, रुपे कार्ड, किसान विकास पत्र, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सेलिएंट फीचर्स वगैरह हम कवर कर चुके हैं, राइट। तो ये सारी चीजें अब के बाद से आगे मैं जो पढ़ा उससे पहले इट इज प्री रिक्विजिट कि आप ये सब कुछ पढ़ के आए तो बहुत मजा आएगा। ठीक, अब हम शुरू करेंगे व्हाट इज न्यू। ये सब तो पढ़ लिया, अभी और नया क्या चल रहा है। नई 4 चीजें चल रही हैं। फर्स्ट थिंग इज NPX, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का NPA का बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा है। और फिर ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, उसकी दवाई के रूप में 4R और 4D ये बातें चले। बासेल 3 नॉर्म्स चल रहे हैं और उसका अनुसंधान में भारतीय बैंकों को बहुत सारे कैपिटल की आवश्यकता है, वो क्या चीजें हैं। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक को रिफॉर्म करने के लिए इंद्रधनुष प्लान लेके आई है सरकार, और बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो ये कुछ क्या एक साथ आज के लेक्चर में ये हम बातें करेंगे। देन
मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसके थियरी कंपोनेंट आप खुद से पढ़ लेंगे। हम बात करेंगे कि राजन भाई ने पिछले साल रेपो रेट बहुत तीव्र गति से जो कम किया, उसके सामने बैंक वाले अपने लोन रेट कम नहीं कर रहे उतनी तीव्र गति से, तो ये इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्यों है, और उसकी दवाई के रूप में ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट ये कुछ लेके आया, और दूसरे कुछ क्या क्या दवाइयां हो सकती है। सेकंड थिंग। थर्ड, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। आपको पता है कि साल में जितना लोन में पैसा घुमाते हैं उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर में चाहिए, लेकिन 2015 में वहां पर भी कुछ नॉर्म्स अपडेट किए गए और 2016 में नई चीज लेके आए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। तो ये क्या चीज है देखेंगे। एंड लास्टली डिफरेंशियल बैंक्स, स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक पिछले साल हुआ और अभी राजन भाई बोल रहे हैं कि और कुछ नया लेके आएंगे, कस्टोडियन बैंक, होलसेल बैंक, तो क्या चीज है ये भी बात करें। तो ये प्रमुख व्हाट इज न्यू, तो ये 4 मुद्दे, और 5वां ये कि राजन भाई के बयानों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वो थोड़े नाराज चल रहे हैं। सबसे पहले यहां से एनपीए वाला प्रॉब्लम, सर्वे वॉल्यूम 1 चैप्टर 2, वो बात कर रहा है चक्रव्यूह चैलेंज की। चक्रव्यूह चैलेंज मतलब क्या, आप अंदर तो जा सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। एबिलिटी टू एंटर बट कैन नॉट एग्जिस्ट, ऐसा किधर देखने को मिला, महाभारत की लड़ाई में वो अभिमन्यु जाता है। दूसरा किधर देखने को मिलता है, आपको पता है कि 70s 80 में लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राज था, मतलब आपको स्कूटर या टेलीफोन की कंपनी शुरू करनी है तो पूरा मतलब परमिशन कोटा वगैरह लगता था, तो उस वक्त आप आराम से अंदर घुस नहीं सकते थे। लेकिन ये जो अपनी बीओपी क्राइसिस हुई और उसके बाद ये एलपीजी रिफॉर्म्स लिए गए, उसके बाद ये आसान हो गया कि आप आराम से अंदर जा सकते हो, मतलब नई कंपनी खोलना तो बहुत आसान हो गया, लेकिन वो आसानी से बंद नहीं हो पा रही है। सो चक्रव्यूह मतलब एबिलिटी टू एंटर बट कैन नॉट एग्जिस्ट, अपने लिए किधर ये कंपनियां जल्दी से खुल जाती है बट बंद नहीं हो पाती। तीसरी जगह पे भी होता है यूपीएससी में, एक बार लग गए तो 21 साल अब सवाल कि ये चक्रव्यूह खराब क्यों है। महाभारत में तो खराब था क्योंकि अभिमन्यु बाहर नहीं निकल पाया और वो मर गया, इधर क्यों खराब। वापस आते हैं, इकोनॉमी के अंदर एक तरफ होता है हाउस होल्ड, सामने होता है बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड वाले लैंड लेबर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, सामने बिजनेस फर्म वाले लैंड मिला तो रेंट, लेबर मिला तो वेजिस, कैपिटल मिला तो इंटरेस्ट या डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार ये पैसों का पूरा सर्कुलेशन हो रहा है, और उसमें मदद करने वाले लोगों को हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। 2 टाइप के रहते हैं, बैंक एंड नॉन बैंक। ओके, तो इस प्रकार से पैसा घूम रहा है, एसेट्स आर जनरेटेड, इनकम इज जनरेटेड। लेकिन अगर मान लो कि ये वाली कंपनी ये इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल का उत्तम उपयोग नहीं कर पा रही है, देन इट इज एन इनएफिशिएंट फर्म। डार्विन क्या बोल के गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो प्रकृति में होता है वही फ्री मार्केट में भी होना चाहिए, कि अगर ये इनएफिशिएंट फर्म है तो ये चालू हुई तो अब ये बंद होनी चाहिए, एग्जिट, और इसके पास ये जो भी है लैंड लेबर कैपिटल वो सारा शिफ्ट होना चाहिए किसी और अच्छी एफिशिएंट फर्म में। तो माल्या का तो बिजनेस खड्डे में गया, तो इसका लैंड लेबर कैपिटल किधर जाना चाहिए, मेरे हिसाब से बाबा रामदेव के पास जाना चाहिए। और ये मजाक नहीं है, द हिंदू वाले का ऑब्जर्वेशन है। देखिए एफएमसीजी कंपनियों के अंदर डाबर, इमामी, मैरिको, इन सबके आप एनुअल सेल देखो तो बाबा रामदेव उनकी टक्कर में, पतंजलि आयुर्वेद 3000 करोड़ से ज्यादा का सेल हो रहा है, राइट। तो अगर इनके पास ये और अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आए तो सोचो आप और कितना प्रोडक्शन होगा, कई नौकरियां जनरेट हुई, जीडीपी बढ़ा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सेकंड थिंग, राजन भाई ये बोलते हैं कि दिस एसेट्स आर नॉट क्रिमिनल। अगर कोई फैक्ट्री बन गई और उसका मालिक अगर क्रिमिनल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फैक्ट्री भी तोड़ के, नहीं, वो सारी चीजें वो तो फिर भी इनकम जनरेट करती ही रहे, ऐसा आवश्यक है, तो ही अपनी इकोनॉमी बढ़ सकती है। ओके, सो चक्रव्यूह चैलेंज है अब कि कंपनियां शुरू तो हो जाती है लेकिन वो बंद नहीं होती, स्पेशली इनएफिशिएंट फर्म्स। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो लेक्चर अपना मतलब पिलर 4 जो होगा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, वहां पे चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में तो केवल इतना याद रखो कि हाँ ये इनएफिशिएंट फर्म्स ये बंद नहीं हो रहे, दैट इज द चक्रव्यूह चैलेंज, और उसके चलते अच्छी फर्म को ये लैंड लेबर कैपिटल नहीं मिल रहा है ताकि वो ग्रो कर पाए। ऐसा जब किसी इकोनॉमी में होगा तो उसके 3 खराब परिणाम होंगे। पहला जो होगा कॉन्सिक्वेंस 1 विल बी पॉलिटिकल कॉस्ट। पॉलिटिकल कॉस्ट ऐसे कि ये जो इनएफिशिएंट फर्म है ये ढंग से काम नहीं करी फिर भी ये चल रही है, तो इस प्रकार का जब भी स्टेलमेंट होगा तो रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल वो तो अपने हिसाब से चलते जाएंगे, और उसके वजह से लोगों को ये लगेगा कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। जैसे कि अभी हो रहा है कि लोग ये ब्लेम कर रहे हैं कि ये माल्या क्यों भाग गया और मोदी उसको मदद कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो ऑन। सो
पॉलिटिकल कॉस्ट क्या हुआ सरकार के लिए, जब स्टेट असेंबली इलेक्शन या लोकल इलेक्शन, तो वहां पे वो उनको नुकसान करेगा। ये इमेज कि आप इन बड़े लोगों को मदद कर रहे हो, भले वो ना मदद कर रहे हो। सो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ चक्रव्यूह इकोनॉमी, चक्रव्यूह प्रॉब्लम इज पॉलिटिकल कॉस्ट, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सर्वे का ऑब्जर्वेशन। सेकंड कॉन्सिक्वेंस इज फीजल कॉस्ट। फीजल कॉस्ट कैसे? अगर कोई कंपनी इनएफिशिएंट है तो स्वाभाविक है वो ढेर सारा उत्पादन नहीं करेगी, तो उसका उतना ज्यादा सेल नहीं होगा, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो सरकार को आवक होनी चाहिए वो नहीं होगी। वो प्रोडक्शन इतना नहीं करे तो एक्साइज में जो आवक होनी चाहिए वो उतनी कम होगी रेवेन्यू के हिसाब से। और क्योंकि कंपनी उतना मुनाफा नहीं कर रही है तो वो उतना बड़ा कॉर्पोरेट टैक्स भी जनरेट नहीं करेगी, वहां के पूरे एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव उनका उतना बड़ा इनकम टैक्स वाला रिटर्न नहीं आएगा। सो फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सरकार का रेवेन्यू लॉस्ट होगा चक्रव्यूह प्रॉब्लम के चलते। नेक्स्ट एक्सप्लिसिट सब्सिडी। फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया खड्डे में गई है लेकिन फिर भी वो बंद नहीं हो पा रही, तो सरकार उसको बेल आउट देती रहेगी, नया कैपिटल देती रहेगी, राइट। तो वो क्या हो रहा है, एक प्रकार से एक्सप्लिसिट सब्सिडी, टैक्स पेयर का पैसा बेफिजूल वहां पे खर्च हो रहा है, दैट इज फीजल कॉस्ट। थर्ड इम्प्लिसिट सब्सिडीज। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, और वहां पर भी बहुत सारे छोटे और अनप्रोडक्टिव फार्म्स है, राइट। वैसे ही टेक्सटाइल में बहुत सारे ऐसे छोटे यूनिट हैं, वो बंद होने चाहिए, या फिर कि वो टूट के बड़ी कंपनी या बड़े लैंड के अंदर मर्ज होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। फिर भी सरकार उनको पब्लिक सेक्टर बैंक के मार्फत सस्ते में लोन दिलवाती है, इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम, तो दैट इज इम्प्लिसिट सब्सिडीज इस प्रकार से जा रही है। तो अपना सेकंड कॉन्सिक्वेंस क्या है, फीजल कॉस्ट। कैसे? रेवेन्यू इज लॉस्ट, सब्सिडीज इंक्रीज, तो उसके चलते फीजल डेफिसिट अपनी बढ़ेगी। अब ये फीजल डेफिसिट क्या है फिर से रिवीजन करेंगे जब बजट की बात होगी, अदरवाइज L4 P3 में देख लेना। अब क्योंकि फीजल डेफिसिट अपनी बढ़ेगी, देन इट विल लीड टू थर्ड कॉन्सिक्वेंस, दैट इज इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट कैसे? देखिए फीजल डेफिसिट बढ़ती जाएगी, मतलब सरकार के पास खर्च करने के लिए, अच्छे कामों को खर्च करने के लिए पैसा कम रहेगा, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर, HRD वहां पे नहीं जाएगा, और बेफिजूल के इस प्रकार के बेल आउट्स और रिवाइवल में चलता रहेगा। तो अपने को जो डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप करना है, वी कैन नॉट डू दैट। और ऐसी पूरी इकोनॉमी जब बनेगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने को नया मिलेगा नहीं। कस्टमर को, क्योंकि इनएफिशिएंट फर्म है तो वो नए अच्छे प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं करेगी, कस्टमर्स आर डिप्राइव्ड ऑफ बेटर गुड्स एंड सर्विसेज। और ऐसी कंपनियों के बीच कोई कंपटीशन भी खास होगा नहीं, तो वो उनके पास वो इंसेंटिव भी नहीं होगा कि वो और इंप्रूव करें। और ये सारी चीजों को आप मिला है तो क्या हो रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो एफिशिएंटली उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, उसके चलते जीडीपी का ग्रोथ अपने को कम दिखेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ेगी, और आगे चल के अपने को ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। व्हाट इज ट्विन बैलेंस शीट?